Section number 3, Golden File 14 to 17. पेज नंबर 83 और BCQ नंबर है हमारे पास 201. After surgery, what will occur in wound of clean suture? अब देखो clean suture है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वहां पे scar formation होना शुरू हो जाएगी. अगर wound healing हो बियॉन्ड द मार्जिन, मतलब मार्जिन से भी बाहर निकल जाए, तो जो काले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप से बाहर होते हैं, ठीक है. तो वहां से याद रखो, कालों में की लाइट, ठीक है, ब्लैक पीपल में क्या होगा, की लाइट फॉर्मेशन होगी. उसके बाद आता है मेलिग्नेंट कॉटन मलेरिया इज कास्ड बाय, तो इसे हमने याद किया हुआ है MQM से, ठीक है. M से क्या है हमारे पास, मलेरी, Q से कॉटन और M से मेलिग्नेंट, ठीक है. मेलिग्नेंट कॉटन मलेरिया कौन काज करेगा, मलेरी काज करेगा. इसके अलावा आता है टर्शियन मलेरिया, ठीक है. तो टर्शियन मलेरिया कौन काज करता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम काज करता है. बिनाइन, अच्छा ये भी दो तरह के होते हैं, एक मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया होता है, एक बिनाइन टर्शियन मलेरिया होता है. जो मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया है वो कौन काज करेगा, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम. जो बिनाइन टर्शियन मलेरिया है वो कौन काज करेगा, वो काज करेगा या तो ओवेल या फिर वाइवैक्स, और उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 48 आवर्स. और क्वार्टन मलेरिया 72 आवर्स का साइकिल है, कास्ड बाय प्लाज्मोडियम मलेरी. और क्विटिडीन मलेरी कास्ड बाय, तो ये न्यू जो इसकी टाइप है वो कौन सी है, प्लाज्मोडियम नोवेल्साई इज ग्रेटर देन प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम. रिगार्डिंग सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, ट्रू इज, जो सर्वाइकल एक्ट्रोपियन होता है ना, ये नॉर्मल होता है इन द प्रेगनेंसी. ये दिखाया हुआ है आपको सर्वाइकल एक्ट्रोपियन. ये रीजन है हमारे पास सर्विक्स का और ये है हमारे पास यूट्रस, ठीक है. यहाँ पे नॉर्मली कोई एक्ट्रोपियन नहीं है, स्मूथ एक्सटर्नल लाइनिंग है ये, ठीक है. अच्छा, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ग्लैंडुलर लाइनिंग इनसाइड द सर्विक्स, दोनों साइड पे. लेकिन जो बाहर वाली ये जो लाइनिंग है ना, ये देखो यहाँ पे ये जो लाइनिंग है बाहर वाली, ये वाली, ठीक है, ये क्या है, प्लेन है. लेकिन अब जब प्रेगनेंसी हो गई है तो ये बाहर वाली लाइनिंग के ऊपर क्या बन जाते हैं, ये भी ग्लैंडुलर लाइनिंग बन जाती है. ग्लैंडुलर लाइनिंग एक्सटेंडिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सर्विक्स, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एक्ट्रोपियन कहते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 27-year-old woman present with complaint of weight gain, amenorrhea, fatigue. Last year, she experienced a complicated delivery requiring a 2 unit of blood transfusion. She was unable to breastfeed. On examination, she has dry skin and hypotension. Which of the following is most likely diagnosis? अब देखो, इन्होंने क्या कहा है कि वेट गेन हो रहा है, अब एमिनोरिया है और साथ में फिटीक मिल रही है. और पहले उसे एक्सपीरियंस किस चीज का हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हुई है जिसमें 2 पिंट ऑफ ब्लड आपने लगाया था. इसका मतलब उस दौरान उसे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई थी जिसकी वजह से आपने 2 पिंट ब्लड लगाया था, ठीक है. और अब वो जो है अनएबल है टू ब्रेस्ट फीड, तो ये सारा सिनेरियो किस साइड पे जा रहा है, टुवर्ड्स द शीहान सिंड्रोम. अब देखो शीहान सिंड्रोम में होता क्या है, चाइल्ड बर्थ हुई, उससे क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग. ये आपको वोमेन दिखाई हुई है, चाइल्ड बर्थ विद द एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है. पोस्टमार्टम पीएच हुआ है, पीपीएच हो गया, ठीक है. पोस्टमार्टम हेमरेज, पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से क्या हुआ हमारे पास, हाइपोवोलेमिक शॉक, रिड्यूस ब्लड सप्लाई. जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हुई टुवर्ड्स द ब्रेन तो फिर क्या हुआ हमारे पास, इस्कीमिक नेक्रोसिस हुआ. खासतौर पे कहाँ पे हमारे पास, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ना वो अफेक्टेड होता है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पिट्यूटरी, नाउ इट्स एम्प्टी सेला. मतलब वो नेक्रोसिस होना शुरू हो गई है, ठीक है. अच्छा, उससे फिर क्या होगा हमारे पास, ये हाइपोपिट्यूटरिज्म, एंटीरियर पिट्यूटरी डिसफंक्शन,
मोर प्रोनाउंस्ड, उससे क्या होता है हमारे पास सेकेंडरी एमिनोरिया। सेकेंडरी एमिनोरिया होगा, ब्रेस्ट की एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी, वीकनेस होगी, एस्थीनिया होगा, प्री मेच्योर एजिंग, हेयर लॉस। सेकेंडरी एमिनोरिया की वजह से क्या होगा, नो मेंसेस, ठीक है, और हाइपोगोनेडिज्म होगा। और ये जाहिर सी बात है, जब हाइपोगोनेडिज्म होगा और साथ में क्या है हमारे पास ब्रेस्ट एट्रोफी है, तो उससे क्या होगा, लैक्टेशन नहीं होगी, रिड्यूस हो जाएगा प्रोलैक्टिन लेवल, नो लैक्टेशन। अब देखो ये बेबी क्या कह रहा है, व्हाई डिड शी गिव बर्थ टू मी इफ शी हैड नो intention to breastfeed me, I have abandonment issues, ठीक है। ये जो है उसका बेबी ये कह रहा है कि मेरी मदर जो है ना मुझे ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही। दिस इज शीहान सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है हमारे पास पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ट्रू रिगार्डिंग स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होते हैं, स्मूथ मसल डू नॉट फिटीग। अब जैसे हमारे स्टमक के मसल हैं वो फिटीग्ड होते हैं, नहीं होते ना, ठीक है। तो ये जो स्मूथ मसल हैं वो फिटीग नहीं होते, डू नॉट गेट फिटीग। अच्छा, और है वेंट्रिकल मैक्सिमली फील्ड इन। अच्छा, दो टर्म्स है इसमें, फील्ड है और फिलिंग है, ठीक है। तो जब फील्ड की बात करें तो उसमें क्या है, एट्रियल सिस्टोल है, लेकिन अगर मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फीलिंग की बात करें तो उसमें क्या होता है, रैपिड फीलिंग आती है। A patient present with pneumonia treated with beta lactamase remain hospital for the 3-day symptom resolve but develop diarrhea. Treatment should be for the diarrhea. अब डायरिया की ट्रीटमेंट आप क्या देते हैं, मेट्रोनाइडाजोल देते हैं। 50-year-old patient post-operatively develop DVT. The most common cause of formation of deep venous thrombosis is, अब देखो पोस्ट ऑपरेटिवली उसने डेवलप किया है डीवीटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि क्यों ये डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हुई है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग इमोबलाइजेशन, सर्जरी की वजह से वो इमोबलाइज हो गया था ना बंदा। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रेग्नेंट लेडी विद द लेबर पेन एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वाज टेकन टू हॉस्पिटल बट डाइड बिफोर रीचिंग टू द हॉस्पिटल। अब देखो लेबर पेन में थी, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर था, और अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंची थी, रास्ते में डेथ हो गई। इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एम्बोलिज्म आपको बताए हुए हैं। एयर एम्बोलिज्म है, इसमें हिस्ट्री ऑफ पासिंग सीवीपी हो सकती है, देन एसओबी, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट लेडी की बात करें प्लस लॉन्ग बोन फ्रैक्चर और ऑन द वे टुवर्ड्स द हॉस्पिटल उसकी डेथ हुई है विद इन 24 आवर, तो ये क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। लेकिन अगर सडन डेथ हुई है प्लस सडन एसओबी स्टार्ट हो गया, तो फिर ये क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, डेथ आफ्टर 3 to 5 days, ठीक है। अगर 3 to 5 days तक एक्सटेंड करता है उसके बाद उसकी डेथ होती है, तो फिर क्या होगा, फैट एम्बोलिज्म होगा। पोस्टीरियर टंग टेस्ट सेंसेशन लॉस्ट आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी ड्यू टू, पोस्टीरियर टंग की बात की है, ठीक है। तो ड्यू टू डैमेज टू विच नर्व, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। और वैसे भी टंग का हमने जो डायग्राम बनाई है और याद किया हुआ है, ये है हमारे पास एंटीरियर 2/3 और ये है पोस्टीरियर 1/3, ठीक है। और ये मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट है। तो इसमें क्या है, 5, 7, 9, 9, 10, 10। इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रंट पे एंटीरियर 2/3 पे ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई कर रही है और साथ में फेशियल, ठीक है। और उसकी बैक साइड पे कौन सी है, ग्लोसोफ्रेंजियल, और बिल्कुल बैक एंड पे कौन सी है हमारे पास, वेगस नर्व। और यहाँ पे भी जो जनरल सेंसेशन लेके जाएगी वो कौन सी लेके जाएगी, ट्राइजेमिनल। जबकि जो स्पेशल टेस्ट सेंसेशन लेके जाती है वो कौन सी है फेशियल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मोड abdominal history is used to watch now, नॉर्मल लाइन से यूज किया तो ये सारा होता है इन सब of the following is pain mediator in the that be
तो ऑप्शन में ब्रेडिकाइनिन है ही नहीं, तो फिर आपने क्या चूज करना है, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन चूज करना है। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन अकर, मेंस्ट्रुअल साइकिल 13 डे पे होती है ना ओव्यूलेशन। अब आपने क्या करना है, 21 माइनस 14 कर देना है एंड 3 माइनस, फिर क्या आंसर आएगा आपका 7 to 9 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हार्मोन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन मेन फंक्शन इज टू, तो क्या इसका मेन फंक्शन है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रिजर्वेशन, कॉर्पस ल्यूटियम को प्रिजर्व करता है। और इन ऑफ डार्क, तो डायफ्राम कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, सर्वाइकल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइग्लिसराइड इन द लिपोप्रोटीन आर हाइड्रोलाइज्ड बाय विच एंजाइम, तो कौन सा एंजाइम हाइड्रोलाइज करेगा। अब लिपोप्रोटीन को हाइड्रोलाइज करना है, ठीक है, तो वो कौन होगा, लिपोप्रोटीन लाइपेज। साइटोमेगालोवायरस स्प्रेड थ्रू, तो कैसे स्प्रेड करता है, थ्रू द सलाइवा। विच हार्मोन मेंटेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी, अब देखो नमक को मेंटेन करना है, तो नमक को कौन मेंटेन करेगा, पानी। ठीक है, पानी में क्या है हमारे पास यहाँ पे वेजोप्रेसिन या फिर एडीएच। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टिवली इनहिबिट कॉक्स 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव का आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि सिलेक्टिवली इनहिबिट करता है कॉक्स 2 को, तो वो कौन सा है, सेलिकॉक्सिब। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है सेलिकॉक्सिब का, इसे याद कैसे रखना है, एससी से। ठीक है, एससी सेलिकॉक्सिब क्या है, सिलेक्टिव इनहिबिटर कॉक्स 2 है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए हमने किसे चूज किया, मेलॉक्सिकैम को। इसके अलावा आपके पास सिनेरियो आता है मोर सिलेक्टिव कॉक्स 2, कौन सा है, सेलिकॉक्सिब। इफ आस्क्ड मोस्ट पोटेंट कॉक्स 2, तो मोस्ट पोटेंट कौन सा है हमारे पास, मिलॉक्सिकैम है। लेकिन अगर पूछें बोथ कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 इरिवर्सिबल इनहिबिटर, तो वो है आपका एस्पिरिन। और अगर पूछें कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 रिवर्सिबल इनहिबिटर, तो वो कौन सा है हमारे पास, एनसिड या फिर डिक्लोफिनेक। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटेक्टेड इन द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, तो डिटेक्टेड बाय पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। ठीक है, तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर क्या डिटेक्ट करते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीजन, पेरिफ्री पे ऑक्सीजन डिटेक्ट होती है। ठीक है, अगर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर की बात करें तो वो किसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इसमें ना सीक्वेंस वाइज आपने चलना है, CSF पीएच आर इंटेस्टाइनल पीएच इंक्रीज हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पहले इंक्रीज हाइड्रोजन आयन और उसके बाद फिर इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द आर्टीरियल ब्लड। अब देखो सी से कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट हो रहा है और सी से सेंट्रल, तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर किसे रिस्पॉन्स करते हैं, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन उससे पहले आपने क्या चूज करना है, CSF पीएच आर इंटरस्टिशियल पीएच। ठीक है, या फिर इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन। उसके बाद आपने देखना है कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होता है, ठीक है, तो उसने रिस्पॉन्स करना है कि किसने रिस्पॉन्स करना है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर ने। अच्छा, अगर तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर की बात करें, जिसमें क्या आता है हमारे पास, कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी। ठीक है, ये किसे रिस्पॉन्स करती है, ये रिस्पॉन्स करती है डिक्रीज इन ऑक्सीजन को। और फिर आपने चूज करना है, अगर ऑक्सीजन का ऑप्शन नहीं है, फिर आपने चूज करना है आर्टीरियल पीएच को, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन आर्टीरियल पीएच या फिर हाइड्रोजन आयन। जबकि जो आपका सेंट्रल कीमो रिसेप्टर था, उसके लिए आपने पहले प्रेफरेंस किसे दी है, पीएच को प्रेफरेंस दी है, या इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टीरियल ब्लड। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ गिविंग T4 टू गर्ल विद द हाइपोथायराइडिज्म इज, तो क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा रेस्पिरेटरी रेट को। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इन द एंटीरियर
थैलेमिक ट्रैक लाइज इन। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन वो कहाँ पे लाई करते हैं? इन द सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, ठीक है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इन द सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, और एंड कहाँ पे करते हैं? इन द थैलेमस। 52-year-old man present in OPD with unusual facial expression, half side of the face was red and absent of the sweating. What could be the possible cause of this condition? तो क्या cause हो सकती है? हो सकता है कि उसकी सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन डैमेज हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कंट्रैक्शन ऑफ द वॉल विल बी सीन ऑन जेवीपी वेव फॉर्म एस। तो इसे हम क्या कहते हैं? सी वेव। ये मैंने पहले अभी आपको डायग्रामेटिकली शो कराया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास अ पेशेंट प्रेजेंट सोर थ्रोट विद whitish membrane covering the throat. Upon removal of the membrane it bleed. It is most likely due to, तो ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिप्थेरिया। ठीक है, डिप्थेरिया में टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सी पड़ी हुई है हमने? थेरिया 3 के नाम से, थेरिया 3। तो डिप्थेरिया ने क्या करना है? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन काज करना है। इसके अलावा जो डिप्थेरिया का सिनेरियो आता है उसमें उसके टॉक्सिन का पूछते हैं। डिप्थेरिया टॉक्सिन causes which of these? ठीक है, तो ये क्या कॉज करता है? डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों डिक्रीज करता है प्रोटीन सिंथेसिस को? ड्यू टू राइबोस मॉडिफिकेशन। ठीक है, और इसका जो है पावरफुल इफेक्ट है ऑन हार्ट, क्योंकि इसने क्या काज करना है? मायोकार्डाइटिस काज करना है और एवी ब्लॉक करना है। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन काज ऑफ मायोकार्डाइटिस की बात करें तो फिर आपने कॉक्सेकी वायरस को चूज करना है, ठीक है, जो कि डेथ भी काज कराता है। इसके अलावा डिप्थेरिया की टॉक्सिन की बात की जाए तो उसका टॉक्सिन कौन सा है? एक्सोटॉक्सिन है। ठीक है, डिप्थेरिया का टॉक्सिन कौन सा है? एक्सोटॉक्सिन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हैविंग डीपीटी वैक्सीन विल हैव व्हिच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो डीपीटी 3 वर्ड्स है ना, डीपीटी, तो उसे याद रखो क्या है? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। राइट ऑप्टिक ट्रैक लीन काज वीएन लॉस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट ऑप्टिक ट्रैक की लीन है, तो उसने क्या काज करना है? वीएन वीएन लॉस ऑफ राइट नेजल एंड लेफ्ट टेम्पोरल, क्योंकि इन्होंने किसकी बात की है? वीएन लॉस की बात की है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखना है दो चीजों में फर्क, कि वीएन लॉस और बात है, फाइबर लॉस और बात है। ठीक है, अगर तो वीएन लॉस की बात करें तो वीएन लॉस लॉस में क्या है हमारे पास? उसी साइड की ही वीएन में, देखो वीएन में उसी साइड का, जिस साइड का ट्रैक इन्वॉल्व है उसी साइड का ही आपका नेजल फाइबर जाएंगे। तो राइट नेजल हो गया और सॉरी नेजल वीएन जाएगी। ठीक है, राइट नेजल हो गया और लेफ्ट टेम्पोरल हो गया। राइट ऑप्टिक ट्रैक लियन काज क्या काज करेगा? राइट टेम्पोरल एंड लेफ्ट नेजल फाइबर लॉस। अब देखो, अगर नेजल फाइबर की बात करें तो आपने उलट कर देना है। ठीक है, अगर तो वीएन लॉस की बात करें तो फिर उसी साइड का आपका क्या जाएगा? नेजल, और अपोजिट साइड का क्या जाएगा? टेम्पोरल, वीएन। लेकिन अगर फाइबर की बात करें, राइट टेम्पोरल एंड लेफ्ट नेजल फाइबर लॉस होगा। राइट ऑप्टिक ट्रैक लियन काज क्या काज करती है? राइट नेजल एंड लेफ्ट टेम्पोरल वीएन लॉस। बस इन दोनों में आपने फर्क ध्यान में रखना है कि उन्होंने पूछा क्या है, फाइबर्स की बात की है या फिर वीएन की बात की है। उसके बाद है राइट ऑप्टिक ट्रैक इज मेड अप ऑफ, किससे मिलके बना है? राइट टेम्पोरल फाइबर विच सी नेजल वीएन, जबकि लेफ्ट नेजल फाइबर जिसने दिखाना है क्या आपको? टेम्पोरल वीएन दिखानी है। सो फाइबर लॉस एंड वीएन लॉस ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये देखें, आपको ये वीएल फील्ड डिफेक्ट सारे बताए हुए हैं, ठीक है, और डिफरेंट फाइबर्स भी इसमें शो कराए हुए हैं। ये वाली साइड जो है ये नेजल साइड है, और ये वाली साइड कौन सी है? हमारे पास टेम्पोरल साइड है। ये वाला जो लेवल है ये क्या है? ऑप्टिक क्यास्वा का लेवल है। और ये डिफरेंट जो है आपको लियंस दिखाई हुई है। अब अगर लियन होती है हमारे पास यहाँ,
इस लेवल पे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास सेंट्रल स्कोटोमा बनेगा। लेकिन अगर लियन होती है यहाँ पे, तो देखो दोनों फाइबर जा रहे हैं, आपके नेजल फाइबर भी जा रहे हैं और आपके टेम्पोरल फाइबर भी जा रहे हैं, तो फिर ये क्या काज करेगा, मोनोक्यूलर विजन लॉस, मतलब एक साइड की, एक आंख की विजन लॉस हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्टिक कियास्मा के लेवल पे लियन हो जाए, तो फिर क्या होगा, बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो कि ये जो हमारे फाइबर्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिकसेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब डिकसेशन के बाद लेवल डी के ऊपर अगर लियन होती है, तो इसने क्या काज करना है, कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिनोपिया काज करना है। अगर लियन होती है यहाँ इस लेवल के ऊपर, ठीक है, तो फिर ये क्या काज करेगा, कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर क्वाड्रिनोपिया काज करेगा। या फिर अगर यहाँ इस लेवल पे लियन होती है, तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल इंफीरियर क्वाड्रिनोपिया होगा। और अगर यहाँ इस लेवल पे आके लियन हो रही है, ठीक है, तो इन्होंने क्या काज करना है, कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिनोपिया विथ मैक्युलर स्पारिंग। ये डिफरेंट लियंस हैं जो कि बार बार आपकी रिपीट हुई हुई है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बोन बियॉन्ड द लॉ ऑफ ओसिफिकेशन, एक्सेप्शन इज फॉर। तो एक्सेप्शन कौन सी बोन की है, लोअर एंड ऑफ द फिबुला की। फ्री मार्जिन ऑफ द फाल्सिफॉर्म लिगामेंट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्री मार्जिन ऑफ फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के अंदर क्या होता है, हमारे पास लिगामेंट, लिगामेंटम टीरीज होता है। ये सारे लिगामेंट हमने पहले कई बार कवर किए। अभी ये देखो, ये हमारे पास फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है, तो फाल्सिफॉर्म लिगामेंट में ये जो ग्रीन वाला आपको शो कराया गया है, ये क्या है, लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस या लिगामेंटम टीरीज जिसे हम कह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एन ओबीस पेशेंट wear a tight collar shirt and feel tightness in the collar and faint whenever whenever he turn his head, which of the following is responsible for this। अब देखो, टाइट कॉलर शर्ट की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर आ रहा है उसकी कैरोटिड साइनस के ऊपर, जिसने इंक्रीज कर दिया पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन, ठीक है, और वेजोडाइलेशन लो कर देती है ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होगी, सिंकपी होगी। ड्यू टू वेजोडाइलेशन वीनस कंप्लायंस इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे उनने क्या पूछा हुआ है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो क्या क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसकी वीनस कंप्लायंस इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास, ओ नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज विद ए पॉजिटिव, व्हाट इज द सेकेंडरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो ओ नेगेटिव को आपने ए बी पॉजिटिव दिया, ठीक है, तो क्या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म विद द पेयर शेप एग एंड काज डायरिया। तो पेयर शेप एग किसका होता है, हमारे पास जीआरडीएसिस का होता है, जिसने डायरिया काज करना है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी कब बनेगी, जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी कब बनती है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, एब्सेंट सर्फेक्टेंट लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर सर्फेक्टेंट एब्सेंट है, तो उससे क्या होगा, डिक्रीज कंप्लायंस, ठीक है। सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट का काम क्या है, और सर्फेक्टेंट बनता कहाँ से, सर्फेक्टेंट सिंथेसाइज्ड बाय टाइप 2 एल्वियुलर सेल, ठीक है। टाइप 2 एल्वियुलर सेल जो है वो सर्फेक्टेंट बनाते हैं, और ये किस पे किस चीज से मिलके बना होता है, या इसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ डाई पाल्मिटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन। अच्छा, एक एमसीक्यू आपका इसका भी आया हुआ है, ठीक है, डाइपाल्मिटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, तो इसका नाम अच्छे से याद रख लो। उसके बाद क्या है, सर्फेक्टेंट नॉर्मली डिक्रीज। अब ये सर्फेक्टेंट का फंक्शन आपको बताया हुआ है कि नॉर्मली इसने क्या करना है, डिक्रीज करना है सरफेस टेंशन को, और इंक्रीज करता है लंग कंप्लायंस को। और सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी काज इंक्रीज सरफेस टेंशन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी एंड डिक्रीज लंग कंप्लायंस। इंक्रीज सर्फेक्टेंट लेवल ड्यू लेवल लीड टू। अगर सर्फेक्टेंट लेवल ज्यादा हो गया, तो उससे क्या होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। सर्फेक्टेंट नॉर्मली क्या काम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है सरफेस टेंशन को, और इंक्रीज कर रहा है लंग कंप्लायंस को। अगर अब इंक्रीज हो गया आपका सर्फेक्टेंट लेवल, तो उससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी
surface tension. A patient has liver cirrhosis, route of hepatic biopsy is, अब hepatic biopsy आपने कहाँ पे करनी है, T10 mid axillary line, T10 mid axillary line, ये याद रखना, T10 mid axillary line. Genital branch of genitofemoral nerve कहां से पास करती है, passes through deep inguinal ring. Next, a lady had obstructed labor for 2 days. LSC is done. Follies passed for the 14 day. अब देखो इतना दिनों के लिए फोलीज जो है उसे पास रही है, तो इसने क्या डेवलप कर लेना है, विजाइको वेजाइनल फिस्टुला डेवलप कर लेना है, जिसकी वजह से यूरिन लीक होना शुरू हो जाएगा, VVF, ठीक है, विजाइको वेजाइनल फिस्टुला. A long term memory area involved will be, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी एरिया कौन सा होगा हमारे पास, लिम्बिक सिस्टम. A patient undergo renal transplant. He is on immunosuppressive therapy and develop angular चिलाइटिस एंड GIT प्रॉब्लम. कॉजेटिव एजेंट इज, अब देखो रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है उसका और इम्यूनोसप्रेसिव थेरापी पे है, ठीक है, तो अब उसे क्या हुआ है, एंगुलर चिलाइटिस हो गया और GIT प्रॉब्लम. ये सारा कुछ कौन काज करेगा, कैंडाइटा इसोफेजाइटिस. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अ पेशेंट हैड डिप्रेस नेजल ब्रिज, नॉन किजिएटिंग ग्रेन्यूलोमा, लाइकली कासिस. अब देखो इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक नेजल ब्रिज भी डिप्रेस है और दूसरा नॉन किजिएटिंग ग्रेन्यूलोमा है, ठीक है, नॉट किजिएटिंग, नॉन किजिएटिंग ग्रेन्यूलोमा है. तो ये कौन कास करता है, ये कास करता है हमारे पास लेप्रेसी. जो टीबी होती है उसके अंदर क्या होता है, केशियस नेक्रोसिस होती है, ठीक है, किजिएटिंग ग्रेन्यूलोमा होगा इन टीबी. इसके अलावा नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा और किस में मिलता है आपको, सार्कोइडोसिस में मिलता है. और अगर पूछें ग्रेन्युलोमा विद येलो पिगमेंट, तो वो किस में मिलेगा आपको, एक्टिनोमाइसिस में मिलेगा. ग्रेन्युलोमा विद एब्सेस, ये भी एक्टिनोमाइकोसिस में मिलता है. और अगर बात करें ग्रेन्युलोमा विद सुपुरेशन की, तो वो किस में मिलता है, नोकार्डिया फंगस में मिलता है. इसके अलावा अगर पूछें कि इनिशियल टेस्ट कौन सा है टू डिटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ लेप्रेसी, तो आपने क्या कराना है उसके लिए, नेजल स्क्रैपिंग टेस्ट कराना है. फिर सिनेरियो आता है कि नेजल लियन है, हाइलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है और AFB पॉजिटिव है, तो क्या डायग्नोसिस होगा आपका, लेप्रेसी. अच्छा, नेक्स्ट देखो, अल्फा वैल्यू 0.001 इन द स्टैटिस्टिक रिप्रेजेंट व्हाट, तो 0.001 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, चांस ऑफ करेक्टिवली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इज 1 आउट ऑफ द 1000. अ यंग बॉय ईट फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट, अब देखो हिस्ट्री है रेस्टोरेंट से खाना खाने की, तो अब उसे क्या हुआ है, फ्यू डेज के बाद डेवलप जॉन्डिस एंड लेस लॉस ऑफ एपिटाइट काजेस, तो उसे क्या हो गया, हेपेटाइटिस A. एंटीबॉडीज इन हशीमोटो थायराइडाइटिस, अब जो हशीमोटो थायराइडाइटिस है इसके अंदर दो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी थायरोग्लोबुलिन और एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी. नेक्स्ट है, अ मैन ड्यूरिंग द रोड साइड accident suffer injury to the cervical sympathetic chain, most likely change in the eye, तो change क्या होगा आई के अंदर, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन के डैमेज होने से उसी साइड का इप्सिलेटरल प्यूपल कंस्ट्रिक्शन हो जाती है. यंग ग्रुप ऑफ द बॉय लिविंग इन द डे केयर सर्विस, अब यहाँ पे गौर से देखो डे केयर सर्विस की बात की है, ठीक है, वहां पे ये रहते हैं और उन्हें डेवलप हो गया मलेज, वीकनेस, रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग द नाइट, दे कांट प्रॉपरली स्लीप. क्यों नहीं स्लीप कर पाते, क्योंकि उनमें पेरिएनल इचिंग है, बस यही आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट है. पेरिएनल इचिंग किसकी वजह से होती है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस की वजह से. अगर बात करें रेक्टल प्रोलैप्स की, तो वो कौन काज करता है, ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा. अगर एनल इचिंग की बात करें तो वो किसकी वजह से होती है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस की वजह से. काइस्केयर यूज टू मेजर, सी से काइस्केयर, सी से कैटेगोरिकल डाटा, ठीक है, तो किसी मैयर करने के लिए होता है, कैटेगोरिकल डाटा को मैयर करने के लिए. अब देखो यहाँ पे कैटेगोरिकल डाटा का ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपने क्या चूज करना है, टाइप 2 एरर इन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस. अगर दोनों ऑप्शन में मौजूद हो, कैटेगोरिकल डाटा एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, फिर आपने क्या चूज करना है, कैटेगोरिकल डाटा इज ग्रेटर देन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस. नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी काज नाइट ब्लाइंडनेस, तो विटामिन A की जो डेफिशिएंसी होती है उसमें क्या खास करना होता है, नाइट ब्लाइंडनेस.
इसके अलावा विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या क्या काज करती है? वाइट आउट स्पॉट, नाइट ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल स्केमस मेटाप्लेसिया, कॉर्नियल डिजनरेशन, क्लेफ्ट पैलेट काज करता है और कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज भी काज करता है। इसके अलावा पूछते हैं हमारे पास विटामिन ए को कहते क्या है? ये क्या है हमारे पास? रेटिनोल है, ठीक है। अगर हाइपर विटामिनोसिस ए हो जाए तो इसने क्या काज करना है? ड्राई स्किन काज करना है। कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द विटामिन ए, तो वो क्या है? डाइटरी एनालिसिस करना है आपने उसका। रोल ऑफ विटामिन ए का क्या रोल है? इसमें इंटेग्रिटी ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम को मेंटेन करना। फिर पूछते हैं कि अर्ली साइन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए, तो वो क्या है अर्ली साइन? तो साइन बच्चों जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? यूं दायरा लगाते हैं, ठीक है। साइन किया और यूं दायरा लगाया, तो गोल दायरे से याद रखना इसने क्या करना है? साइन में कंजक्टाइवल जीरोसिस। अब साइन में नाइट ब्लाइंडनेस ना लिख देना, ठीक है। ये क्या है? कंजक्टाइवल जीरोसिस है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो सिम्टम है, जबकि कंजक्टाइवल जीरोसिस क्या है? साइन है, अर्लीस्ट साइन of deficiency of vitamin A. अच्छा, next है patient had emphysema. What will be the acid base imbalance present in him? तो acid base में imbalance क्या होगा? उसमें raised in plasma partial pressure of carbon dioxide, 60% ventricle filled at, तो filled at, ठीक है। तो कब filled होते हैं? at atrial systole। अगर maximum ventricle filling की बात की जाए, ठीक है, तो वो कब होगी? रैपिड फीलिंग होगी। थर्ड हार्ट साउंड इज ड्यू टू, तो थर्ड हार्ट साउंड किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग। अगर पूछे फर्स्ट हार्ट साउंड, तो वो किसकी वजह से होती है? फर्स्ट हार्ट साउंड S1, ठीक है, वो होती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन की वजह से, जिसमें माइट्रल और ट्राइकेस्पिड वॉल का क्लोजर हो रहा होता है, ठीक है। S1 जो है वो लॉन्गर होती है देन द S1 इज लॉन्गर देन द S2, ठीक है। जबकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी इसकी लो होगी। S1 की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? लो होती है, जबकि इंटेंसिटी भी लो होती है। इंटेंसिटी प्लस फ्रीक्वेंसी ये दोनों लो होते हैं किसके? S1 के। अच्छा, एज कंपेयर टू S2, अगर S2 की बात की जाए तो S2 कब होगा? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में, ठीक है, जिसमें एओर्टिक और पल्मोनरी वाल दोनों का क्या हो रहा है? क्लोजर हो रहा है। और इंस्पायरेशन जो है वो क्या करती है? डिले करती है पल्मोनिक वॉल के क्लोजर को, जिसकी वजह क्या होगा? हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड आती है। S3 किसकी वजह से हो रही है? S3 को हम कहते हैं गैलप रिदम या फिर वेंट्रिकुलर गैलप, जो होता है वेंट्रिकुलर फीलिंग की वजह से, और ये नॉर्मल है इन द प्रेगनेंसी एथलीट। और ये माइट्रल रीगजिटेशन, हार्ट फेलियर के पेशेंट में S3 आपको मिलेगी। S4 को क्या कहते हैं? एट्रियल गैलप या फिर एट्रियल कहते हैं, ठीक है। ये एसोसिएट करती है विद द वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या फिर हुक्म के साथ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अबंडेंट सीलिया प्रेजेंट इन, तो सीलिया सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेंगे आपको? मैक्सिलरी साइनस में। स्किन कैंसर मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद HIV इज, तो HIV के साथ मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड स्किन कौन सा होता है? कपोसी सार्कोमा होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनाफाइलेक्टिक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक? तो इन दोनों में क्या फर्क है? जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाती है इन द एनाफाइलेक्टिक शॉक। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्स शेप किडनी एसोसिएटेड, तो किसके साथ एसोसिएट करती है? हॉर्स शू शेप किडनी पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन एबनॉर्मेलिटी के साथ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन एबनॉर्मेलिटी किसमें होती है? इसे हमने याद किया था पज से, ठीक है। तो पज जो है वो किसमें, बच्चों को हम कहते हैं ना पज जो यहाँ से, तो ये एबनॉर्मेलिटी मेनली किसमें होगी? चिल्ड्रन में, ठीक है। अगर बात करें वेजिको यूरिटेरिक जंक्शन वज की, तो जो बड़े बंदे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एडल्ट को, कि वज गज की बात करो, ठीक है। तो एडल्ट में क्या होगा? वेजिको यूरिटेरिक जंक्शन एबनॉर्मेलिटी, जबकि बच्चों में क्या होगा? पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन एबनॉर्मेलिटी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट रिलेटेड टू विच मसल, तो इसे हमने याद किया है
सेंड CV टू MD, ठीक है। तो M से मसल, D से डेस्मिन, मसल के साथ कौन सा एसोसिएट है, डेस्मिन एसोसिएट है। लेकिन अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए तो कनेक्टिव टिश्यू के साथ कौन सा एसोसिएट है, विमेंटिन, ठीक है। C से कनेक्टिव टिश्यू, V से विमेंटिन। नेक्स्ट है लंबर वर्टिब्रा प्रोवाइड अटैचमेंट टू, तो लंबर वर्टिब्रा किसे अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट को। पेशेंट हैज एक्सक्रूशिएटिंग राइट लेग पेन, एंटीरियर लैटरल राइट लेग कोरिडोटमी वाज परफॉर्म्ड, व्हिच ट्रैक विल बी इन्वॉल्व। तो हमने क्या कहा था, पेन के लिए कौन सा ट्रैक इन्वॉल्व होगा, लात मारोगे दर्द होगा और पारा हाई होगा, मतलब लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। लैटरल के लिए हमने याद किया था ना, लात मारोगे, लात से लैटरल, तो लैटरल हमेशा यहाँ पे कौन सा होगा, कॉन्ट्रा लैटरल साइड इन्वॉल्व होगी। अब इनने क्या कहा है कि राइट साइड का, इसका मतलब लेफ्ट साइड का स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इन्वॉल्व होगा, तो लेफ्ट लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। पेशेंट प्रेजेंट विद आर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन, डर्माटोम फॉर द कोलिसिस्टाइटिस, तो कोलिसिस्टाइटिस का डर्माटोम वही है जो आपको पासिंग मार्क्स जरूरत है FCPS को पास करने के। तो वो कितने हैं हमारे पास, वैसे तो 75% होते हैं, लेकिन आपने कितना याद रखना है, मार्जिन रखना है आपने 79% का, ठीक है। T7 to T9 हो गया। उसके बाद है इन सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, तो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, वेंट्रिकुलर रेट लेस होता है देन द एट्रियल रेट। जितने भी ये हार्ट ब्लॉक हैं ये हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा था, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा था ग्रेटर देन 200 मिली सेकेंड। अगर सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात करें तो उसमें क्या है, उसमें एक ड्रॉप बीट आती है, ठीक है, क्योंकि कुछ इम्पल्सिस जो है, क्योंकि यहाँ पे ना एट्रिया को हमने बीवी कहा था, वेंट्रिकल को उसका हस्बैंड कहा था, तो बीवी से हस्बैंड की तरफ कम्युनिकेशन जो है ना वो थोड़ा स्लो हो गया है, ठीक है, उनके लड़ाई झगड़े की वजह से। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक दो तरह का होता है, मोबिट्स टाइप 1 एंड मोबिट्स टाइप 2। जो मोबिट्स टाइप 1 होता है उसमें प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ PR इंटरवल होती है until a drop beat occur, जबकि मोबिट्स टाइप 2 में क्या होता है, ड्रॉप बीट होगी विदाउट प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ PR इंटरवल। और यही जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है ये कन्वर्ट होता है इनटू द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों की डाइवोर्स हो गई है, ठीक है। तो हस्बैंड अपनी मर्जी से बीट करेगा, जो वाइफ है वो अपनी मर्जी से। अब वाइफ कौन थी, एट्रिया, और हस्बैंड कौन था, वेंट्रिकल, ठीक है। इन्होंने अपनी अपनी मर्जी से बीट करना है, तो कोई को रिलेशन नहीं होगा बिटवीन द P एंड QRS इंटरवल, लेकिन होंगे दोनों प्रेजेंट, P वेव भी प्रेजेंट होगी, QRS इंटरवल भी प्रेजेंट होगा, लेकिन इनके दरमियान कोई भी को रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। और जब इन्होंने एक दूसरे के सामने आना है तो एक दूसरे को पत्थर मारने, तो पत्थर मारने से याद रखो कैनन ए वेव, कैनन ए वेव मिलेगी आपको थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर। Next है 20-year-old young boy present with a fever, headache, vomiting. He is having neck stiffness and altered mental status with a hallucination. Which among the following brain eating parasite? तो brain eating parasite को आपने याद रखना है नाइग्रा फॉल से, ठीक है। नाइग्रा फॉल में जाके नहाने से क्या होगा आपका, नाइग्रा फॉल में जाके नहाने से क्या होगा, ये हेडेक, वोमिटिंग, फीवर और ये सारे सिम्टम आएंगे, ठीक है। नाइग्रा फॉल से, नाइग्रा फ्लोरी याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, अ पेशेंट आफ्टर ट्रांसप्लांट डेवलप रियल प्रॉब्लम एंड डायरिया ऑन एग्जामिनेशन विद बेसोफिलिक इंक्लूजन सीन, दिस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है, अब देखो यहाँ पे मेनली चीज क्या है, आफ्टर ट्रांसप्लांट, ठीक है। आफ्टर ट्रांसप्लांट और बेसोफिलिक इंक्लूजन्स ये मिलती हैं आपको साइटोमेगेलोवायरस में। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट जो ऑर्गेनिज्म मेनली अफेक्ट करता है वो कौन सा है, साइटोमेगेलोवायरस। दैट्स इट, लेफ्ट पैलेट और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज एंड टॉफ ऑल आर डेरिवेटिव ऑफ, तो ये सारे किस चीज के डेरिवेटिव हैं, न्यूरल सेल के डेरिवेटिव्स हैं। इसके अलावा हमने न्यूरल क्रस्ट सेल के डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया हुआ है मोटल पास नमोनिक से, वो क्या है वो आपने अभी मुझे बताना है, कमेंट में लिखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस इज फ्रॉम, तो यूट्रस की ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगी, अब क्योंकि यूट्रस है तो खाली यूट्राइन आर्टरी नहीं लगाना, ओवेरियन प्लस यूट्राइन आर्टरी आएगी। एंड माइस जीन ट्रांसलोकेशन एसोसिएटेड विद, तो एंड माइस किसके साथ एसोसिएट करते हैं, विद द
न्यूरोब्लास्टोमा, नॉट नेफ्रोब्लास्टोमा, ठीक है, न्यूरोब्लास्टोमा। इसके अलावा जो है हमारे पास सी माइस एक्टिवेशन, ठीक है, तो सी माइस की एक्टिवेशन किस में होती है, बर्किट लिम्फोमा के अंदर होती है। और अगर BCL2 की एक्टिवेशन की बात करें तो वो किस में होगी, फॉलिक्यूलर लिम्फोमा में। अब बर्किट लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन क्या है, 814 है। फॉलिक्यूलर लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन क्या है हमारे पास, 1418 है। अच्छा, नेक्स्ट है द प्रोसेस of apoptosis is lost during the carcinogenic activity. The forming factor is anti-apoptotic activity. तो मैंने आपको कहा था कि दो चीजें आपने याद रखनी है, एक प्रो एपोप्टोटिक और एक एंटी एपोप्टोटिक, ठीक है। तो एंटी एपोप्टोटिक में क्या आएगा हमारे पास, BCL2, BCLXL और MCL1। लेकिन अगर प्रो एपोप्टोटिक की बात करें तो जो प्रो बंदे होते हैं उन्हें हम कहते हैं बस करो बकना बंद करो, ठीक है। तो प्रो से बैक्स एंड बैक याद रखना है आपने। नेक्स्ट है लिवेटर एनाइल इज इनर्वेटेड बाय, तो लिवेटर एनाइल को कौन इनर्वेट करता है, प्यूडेंटल नर्व। तो रूट वैल्यू क्या है हमारे पास प्यूडेंटल नर्व की, S2, S3 एंड S4, ठीक है, ये है हमारे पास रूट वैल्यू ऑफ प्यूडेंटल नर्व। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेग्नेंट पेशेंट विद हाई ग्रेड फीवर, वाटरी वेजाइनल डिस्चार्ज विच इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। हाई ग्रेड फीवर है, वाटरी वेजाइनल डिस्चार्ज है, इसका मतलब ये क्या है, कोरियो एमनाइटिस है, ठीक है। और कोरियो एमनाइटिस में क्या चीज इंक्रीज करती है, इंटरल्यूकिन 6। रिगार्डिंग एनीमिया, ट्रू इज, तो एनीमिया में क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। 33-year ओबीस woman had hysterectomy, lower segment preferential incision was given. There was serosaginous discharge after 3 days. What is most likely cause? तो serosaginous discharge किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू वूंड डिहीशन। अ नोन केस ऑफ डायबिटीज एंड मिक्स एडिमा विद एंटी हाइपरटेंसिव, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि डायबिटीज प्लस हाइपरटेंशन इन दोनों में हमने कौन सी देनी होती है, कैप्टोप्रिल देनी होती है, एस इनहिबिटर कैप्टोप्रिल, ठीक है। और इनका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, इन्होंने ड्राई कफ काज करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट हैज वी मैक्सिमम, अब जो वी मैक्सिमम होती है ना वो किसकी होती है, फैसिलिटेटेड डिफियन की। अब ऊपर से नीचे एक चीज फेंको तो वो देर से आएगी बनिस्बत इस चीज की कि वो रस्सी के जरिए ऊपर से नीचे फेंको, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, फैसिलिटेटेड डिफियन है। 65-year man is suffering from the progressive pneumonia, yellow sputum, unable to recognize the face। अब देखो क्या है, येलो स्पूटम है और अनएबल टू रिकॉग्नाइज द फेस, और है क्या, उसे निमोनिया, ठीक है। अगर तो येलो स्पूटम विद अनएबल टू रिकॉग्नाइज द फेस हो तो चुप करके आपने स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी लगाना है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस दैट अकर इन लाइसोसोम, तो लाइसोसोम में क्या होता है, फेगोसाइटोसिस होती है। अगला हमारे पास क्लाइन फिल्टर, क्लाइन फिल्टर का कैरियोटाइप क्या है हमारे पास, 47XXY। अब क्लाइन फिल्टर जो है वो क्या होता है, वो मेनली मेल होता है, ठीक है। अब सिनेरियो होता है कि मेल विद द स्मॉल टेस्टिस, गायनिकोमेस्टिया, XXY जीनोटाइप, डायग्नोसिस इज, तो क्या डायग्नोसिस होगा आपका, क्लाइन फिल्टर। फिर पूछते हैं कि क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या चीज होती है, तो लीडिंग सेल का हाइपरप्लेसिया होते हैं इन द क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। और क्लाइन फिल्टर में होता क्या है, एक्चुअली ये मैनिफेस्टेड होता है बाय द मेल, गायनिकोमेस्टिया होगा, टाल स्टेचर होगा, मेल हाइपोगोनेडिज्म होगा और एट्रोफिक टेस्टिस मिलती हैं इसमें। इसके अलावा वन बार बॉडी मिलती है आपको क्लाइन फिल्टर में, क्योंकि बार बॉडी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, x-1। अब इसमें क्या है, डबल x है ना, ठीक है। तो एक बार बॉडी मिलेगी आपको क्लाइन फिल्टर में, और नॉर्मल फीमेल में भी वन बार बॉडी होती है। अच्छा, नेक्स्ट है आ पेशेंट विद द एम्बिगुअस जेनिटेलिया एंड कैरियोटाइप 46XX, डायग्नोसिस इज, तो क्या डायग्नोसिस होगी, CAH, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया, ठीक है, CAH। CAH में होता क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, या फिर क्या होगा, बीटा 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। क्या होगा,
डेफिशिएंसी ऑफ 21 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज, या फिर होता है हमारे पास 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज, इनकी हो जाती है डेफिशिएंसी, ठीक है। और इंक्रीज हो जाएगा आपके पास 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, जिससे होगा इलोंगेटेड क्लाइटोरस resembling like penis, visualization of the female sex or short height, easy growth of pubic hair, excessive pigmentation in the male और enlarged penis and excessive pigmentation start हो जाती है in the CAH, congenital adrenal hyperplasia, ठीक है। ये एक्चुअली एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड है, और ये सारा इस पे छोटा सा एक लेक्चर बना हुआ है, इधर ही चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, वो सुन लेना अच्छे से, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको उससे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बॉय विद द सडन इंक्रीज इन height, secondary sexual characteristic, enlarged penis with the normal gonadotroph in Leonese। तो देखो क्या हो रहा है, सडनली इंक्रीज हो रहा है इन द हाइट, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी इंक्रीज हो रही है। ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है? लीडिंग सेल ट्यूमर की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंट ईस्ट्रोजन? तो पोटेंट ईस्ट्रोजन कौन सा होता है? तो ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन में जो पोटेंसी है ना, वो डायोल की ज्यादा है देन द ईस्ट्रोन दैट इज ग्रेटर देन ईस्ट्रायोल। मतलब इसे आपने कैसे याद रखना है? 213, ठीक है, डायोल, ईस्ट्रोन, ट्रायोल। और अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन में क्या होता है हमारे पास? पोटेंसी डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की ज्यादा होगी देन द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अगर मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन की बात करें तो फिर वो क्या होगा हमारे पास? टेस्टोस्टेरोन होगा, ठीक है। ईस्ट्राडायोल को और ईस्ट्रोन को आपने ऐसे याद रखना है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत कब होती है? और डॉल की तरह, जब वो बिल्कुल मतलब डॉल की तरह होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा उसमें? ईस्ट्रोन, उसकी जो पोटेंसी है वो progressively decrease होती है। estrone that is greater than estriol. Which of the following term decrease the secretion of growth hormone from the anterior pituitary? तो कौन सी ऐसी चीज है जो ग्रोथ हार्मोन को कम करती है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी? तो वो है हमारे पास सोमैटोस्टेटिन। अब देखो सोमैटोस्टेटिन बॉडी में कहाँ से रिलीज हो रहा है? एक तो ब्रेन एंड पिट्यूटरी, ठीक है, खासतौर पे आपका जो हाइपोथैलेमस है, वहां पे इसने क्या करना है? इनहिबिशन करनी है ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन, सीआरएच, टीआरएच, टीएसएच एंड ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है। आई में ये क्या करता है? इनहिबिशन ऑफ वेजिफ करता है, वेसल एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में इसने क्या करना है? रिड्यूस करना है सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन, सेक्रीटिन, गैस्ट्रिक एसिड, मोटेलिन, सीसीके, इंटेरोग्लूकागॉन, वीआईपी और पेप्सिन, जीआईपी, न्यूरोटेंसिन, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड बाइल, इन सब की सेक्रीशन को डिक्रीज करता है। उसके बाद पेंक्रियास में क्या करता है? रिड्यूस करता है सेक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड पीपी। और एड्रीनल ग्लैंड में इनहिबिट करता है सेक्रीशन ऑफ मेडुलरी, कैटेकोलामिन एंड एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग इज वाया। तो मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू आईवी। आईवी जो आप रूट यूज करते हो ना, उसकी मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी है। अगले है हमारे पास बॉय सा अ लायन इन द जंगल, ही गॉट गूज़बम्प, व्हाट इज द मैकेनिज्म? तो गूज़बम्प किसकी वजह से बनती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ द इरेक्टर पिलाई मसल से करते हैं, अर्ली बीपी मॉनिटरिंग से। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर विद द मैक्सिमम हिस्टामिन रिलीज, तो वो कौन सा है? ट्यूबोक्यूरेरिन। Boy elevated on गिविंग प्राइड ऑन स्पीच, विच न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस इन्वॉल्व? तो इसे आपने ऐसे याद रखना है कि जब वो प्राइड करता है ना, तो वो अपनी बैक को अकड़ा के चलता है। बैक कहाँ पे है? मिडल ऑफ द बॉडी में मौजूद है ना, ठीक है। तो वहां से याद रखो, एक तो डॉर्सो, दूसरा मीडियल, मिडल से मीडियल याद रखो, और डॉर्सम, बैक को डॉर्सम कहते हैं ना, तो डॉर्सो मीडियल से याद रखो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सर्वाइकल पैप।
Smear show two-third epithelium has atypical disorganized cell with loss of polarity, high n by c ratio and pleomorphism. This is, इस चीज को हम क्या कहते हैं, moderate dysplasia कहते हैं. जो कार्सिनोमा इन सीटू होता है वो क्या होता है, उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार्ट्स नहीं करना होता. नेक्स्ट है हमारे पास पैप स्मेयर ऑफ द लेडी डन विच शो डिस्प्लेसिया इंक्रीज एन बाई सी pleomorphism but basement membrane is intact. What is associated with it? अब देखो उन्होंने खुद ही बता दिया basement membrane intact है, तो ये क्या है हमारे पास कार्सिनोमा इन सीटू है. Adult HB beta chain replace in the fetus by, तो adult beta chain replace होती है fetus. fetus क्या कहता है जी अम्मा, तो उसमें कौन सी chain replace होगी, gamma chain replace होगी. Which of the following is indicative ओव्यूलेशन हैज अकर्ड, तो कौन सी चीज बताती है कि ओव्यूलेशन हो गई है, तो उसमें क्या होगा, फर्न टेस्ट नेगेटिव होगा. अब एक्चुअली फर्निंग है क्या, फर्न टेस्ट है क्या, ठीक है. तो मिड साइकिल में आपने सर्वाइकल म्यूकस लेना है प्लांटिनियम लूप के ऊपर या फिर पिपेट से, ठीक है, और इसे स्प्रेड करना है क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर. जब वो ड्राई हो जाएगा उसे आपने लाइट माइक्रोस्कोप में देखना है, उसमें पैटर्न ऑफ फर्निंग आपको मिलेगी. अब ये फर्निंग होती क्यों है, due to high sodium chloride, low protein content in the mucus due to high estrogen in the mid menstrual phase prior to ovulation. After ovulation with increase in प्रोजेस्टेरॉन, जो फर्निंग है वो क्या करेगी, आफ्टर आफ्टर 21 डे सजेस्ट करती है इन ओव्यूलेशन की, ओव्यूलेशन अब नहीं हुई. अगर ये खत्म हो गई है तो इसका मतलब है ओव्यूलेशन हो गई है, लेकिन अगर फर्निंग रहती है तो इसका मतलब ओव्यूलेशन नहीं हुई, इन ओव्यूलेशन है. ठीक, तो क्या शो कराएगी, इन्वेजन टू बेसमेंट membrane. Which of the following necrosis occur in the heart in myocardial infarct? तो हार्ट में कौन सी नेक्रोसिस होती है, जो सॉलिड ऑर्गन होते हैं, हार्ट हो गया, स्प्लीन हो गया, किडनी हो गया, इन सब में कौन सी होती है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है. फैक्टर नीडेड फॉर कोएंजाइम ए इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो कौन सा पेंटाथिनोइक एसिड है क्या, कौन सा विटामिन है ये, विटामिन B5 को हम कहते हैं पेंटाथेनोइक एसिड. ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी ने क्या काज करना है, डर्माटाइटिस काज करना है और एलोपेशिया काज करना है. इसके अलावा दिया हुआ है हमारे पास बायोटिन. बायोटिन क्या है, बायोटिन है B7. इसने क्या इसके ने क्या काज करना है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब सिनेरियो में आता है विच विटामिन एक्ट एज अ कोफैक्टर इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. तो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज करते हैं आप, बायोटिन यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फोलिक एसिड. फोलिक एसिड क्या है, फोलिक एसिड है हमारे पास B9. ठीक है, किसमें होगा, लीफी वेजिटेबल्स में होगा. एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, ज्यूजिनम से एब्जॉर्ब होता है. और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. और ये मिलता है हमें अल्कोहलिज्म के, सॉरी ये डिक्रीज हो जाएगा इन द अल्कोहलिज्म और प्रेगनेंसी में. ठीक है, इसी वजह से प्रेगनेंसी में हम फोलिक एसिड को रिकमेंड कर रहे होते हैं. अब कौन सी चीज कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, ये भी यहाँ पे ही देख लो. हमने नमोनिक किया हुआ है आयरन, फिस्ट, ब्रो. तो तरतीब से हमें चीजें याद हैं, कौन सी, ड्यूडिनम, जूजिनम, आइलियम. ठीक है, तो आयरन कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, इन द ड्यूडिनम. और जूजिनम में कौन सी चीज एब्जॉर्ब होगी, फोलेट, एफ से फिस्ट, फिस्ट फोलेट. ठीक है, और ब्रो मतलब B12 कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, इन द आइलियम. नेक्स्ट है फीमेल ब्रेस्ट फीड हर चाइल्ड what would happen during lactation. तो lactation में क्या होता है, फेलियर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल टू मेच्योर. which volume prevent lung collapse. तो कौन सी
वॉल्यूम जो है लंग कोलैप्स नहीं होने देता, जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ना आपका, वो लंग को कोलैप्स नहीं होने देता। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद हैप्लॉइड डीएनए इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें दो आंसर करेक्ट है, सेकेंडरी oocyte में भी हैप्लॉइड होता है और स्पर्मेटिड में भी, लेकिन स्पर्मेटिड इज ग्रेटर देन सेकेंडरी oocyte। Syncytial trophoblast, mesoderm and capillary is found in which villi? तो कौन से विलाई में होंगे? अब देखो ये तीन चीजें हैं, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, मीजोडम है एंड कैपिलरीज है, ठीक है। तो ये क्या है? टर्शियरी विलस है। प्राइमरी विलस में क्या चीजें होंगी? साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। सेकेंडरी में क्या होगा? साइटोट्रोफोब्लास्ट, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट प्लस मीजोडम। लेकिन अगर टर्शियरी की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा? कैपिलरीज आ जाएंगी, ठीक है। प्राइमरी विलस कब मिलेगा आपको? लेट सेकेंड वीक में मिलता है, जिसमें क्या होगा? साइटो एंड सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होगा। उसके बाद जो सेकेंडरी विलस है उसमें क्या होता है? उसमें वो होता है एंड ऑफ द सेकंड वीक या फिर बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वीक में, और इसमें नीचे क्या आ जाएगा? मीजोडर्म आ जाएगा। और जो टर्शियरी विलस है, ठीक है, ट्रू वाला, वो कब बनता है? लेट थर्ड वीक या फिर अर्ली फोर्थ वीक में बनता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? साइटो एंड सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के साथ कैपिलरीज फॉर्मेशन भी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है मीडियल वॉल ऑफ द इस्क्योरेक्टल फोसा इज फॉर्म्ड बाय। तो इस्क्योरेक्टल फोसा की मीडियल साइड पे ना दो चीजें मौजूद है आपके, एक लिवेटर एनाई मसल पड़ा हुआ है और दूसरा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये है इस्क्योरेक्टल फोसा। यहाँ से देखें, ये है हमारे पास इस्क्योरेक्टल फोसा, ठीक है। इसकी मसल कौन बना रहा है? लिवेटर एनाई मसल बना रही है और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर बना रहा है, लेकिन लिवेटर एनाई मसल इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। मीडियल वॉल में स्लोपिंग फाइबर ऑफ लिवेटर एनाई और एनल स्फिंक्टर आ रहे हैं, ये अभी हमने देखा है, ठीक है। ये है हमारे पास लिवेटर एनाई के स्लोपिंग फाइबर आ रहे हैं और यहाँ से एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर आ रहा है। और दूसरा इसकी है हमारे पास लेटरल वॉल में क्या आ रहा है? लोअर फाइबर ऑफ ऑब्स्चुरेटर इंटरनस विद कवरिंग फेशिया। ये है ऑब्स्चुरेटर इंटरनस मसल विद कवरिंग फेशिया, लेटरल वॉल बना रहे हैं इसकी। अच्छा, और उसके बाद है हमारे पास एंटीरियर वॉल कौन बना रहा है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे पेरिनियल मेम्ब्रेन से तरह से शो नहीं हो रही, ठीक है। और उसके बाद है हमारी पोस्टीरियर वॉल पीछे से बैक साइड पे क्या है हमारे पास? सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट पड़ा हुआ है और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल पड़ा हुआ है। बेस कौन बना रहा है? स्किन। जबकि एपिक्स में क्या होगा? ऑब्स्क्यूरेटर इंटरनस और लिवेटर एनाई मसल के दोनों फाइबर्स आपस में मिल रहे हैं। कंटेंट क्या है इसके? इसक्योरेक्टल फैट होगी, फैट पैड, प्यूडेंटल नर्व और उसकी ब्रांचेस होंगी, इंटरनल प्यूडेंटल वेसल्स हैं और प्यूडेंटल कैनाल विद इट्स कंटेंट्स। नेक्स्ट 30 ईयर पेशेंट इज ऑन हाइपरटेंसिव ड्रग present with increased bilirubin, which drug is responsible? अब जो ड्रग बिलीरुबिन लेवल को इंक्रीज करती है, ऐसी कौन सी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसने बिलीरुबिन लेवल को इंक्रीज कर दिया? वो है मिथाइल डोपा। ड्यूडेनल डेफिशिएंसी ऑफ द इंटेरोपेप्टाइडेज विल अफेक्ट। अब इंटेरोपेप्टाइडेज क्या है? एंजाइम है, तो इसने किसे अफेक्ट करना है? इसने अफेक्ट करना है ट्रिप्सिन के लेवल को। अब यहाँ पे देखो, इंटेरोपेप्टाइडेज का क्या काम है? इंटेरोपेप्टाइडेज ने कन्वर्ट करना था ट्रिप्सिनोजन को इनटू द ट्रिप्सिन, ठीक है। अब क्योंकि इंटेरोपेप्टाइडेज है नहीं, तो फिर क्या होगा? ट्रिप्सिन बनेगा नहीं, ट्रिप्सिनोजन ज्यादा होता जाएगा। तो कौन सी किसको अफेक्ट किया इसने? ट्रिप्सिन के लेवल को।